हेलो हेलो। मैं यश पांडे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कल वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने देख ली होगी कि क्रिमिनल और सिविल केसेस में अंतर क्या होता है। तो मैंने तो सोचा था कि इसको डिफरेंशिएट करके मैं वीडियो बनाऊंगा, बट क्रिमिनल का ही वीडियो हमारा कम से कम 50 मिनट 1 सेकंड का बन गया कि मुझे लगा कि सिविल की अलग ही वीडियो बनानी ठीक होगी। जिसको सिविल का देखना है भाई वो सिविल का देख लेगा, बट आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ आप पहले क्रिमिनल का वीडियो देखें फिर यहाँ पर आएँ, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको ब्लॉग कैसा क्यों बनाया है, क्योंकि मैं इसके रिलेटिव में आपको सिविल केस पढ़ाऊँगा। मैं बताऊँगा कि क्रिमिनल में क्या चीज़ें नहीं होती हैं और सिविल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बट इससे पहले पिछली क्लास में मैंने एक डाउट दिया था लोगों को, एक क्वेश्चन पूछा था लोगों से। तो भाई कोई आंसर करके आया है तो बताना कमेंट में, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मेरा पहला चैनल है तो कोई कमेंट तो आया नहीं, तो चलो मैं ही आंसर दे देता हूँ। ठीक है, कोई अपनी तारीफ़ करे ना करे, हम अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई हमारे लिए तो ट्रम्पेट हमारा बजाएगा नहीं। तो मैंने उसमें सवाल पूछा था कि 2 लोग मेरे घर में घुस गए। उनका मेन इंटेंशन था कि बस उनको मुझे मारना है, उन्हें मुझे जान से मारने का इंटेंशन नहीं था। उनको मारना है कि बस मार के इसके हाथ पैर तोड़ के भाग जाएंगे हम लोग यहाँ से। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग मुझे इतना मारते हैं कि मैं अधमरी हालत में हो जाता हूँ। वो मतलब कहते हैं ना कि मेरा शरीर वरी हिल नहीं रहा होता है, तो उनको लगता है कि मैं मर गया, जबकि मैं मरा नहीं होता हूँ, मैं ज़िंदा होता हूँ। तो वो लोग क्या कर सोचते हैं, उनको तो लगता है कि मैं मर गया, तो वो मुझे उठाते हैं, उठा के ज़मीन में गाड़ देते हैं और मेरे ऊपर वो होता है ना कब्र खोद देते हैं मेरी। और जब ये हो जाता है तब रियलिटी असल में ये होती है कि जब उन्होंने मुझे मारा था तब मैं नहीं मरा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे ज़मीन में गाड़ दिया तब मैं मर गया। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था, क्या उन 2 बंदों पे क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे? क्या उन दोनों पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मेरा ये क्वेश्चन था कि 2 लोगों ने बस मेरे हाथ पैर तोड़े थे, लेकिन मैं बेहोशी की हालत में चला गया, तो उनको लगा कि मैं मर गया हूँ, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे गाड़ दिया, नीचे मेरी कब्र खोद दी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये बंदा ज़िंदा था, ये मरा नहीं था। हमने जब इसको ज़मीन में गाड़ा तब जाके ये मरा है, नहीं तो ये पहले ज़िंदा ही था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या उन दोनों पे क्रिमिनल या मर्डर के चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मेरा ये क्वेश्चन था। और मैं आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये आंसर आप लोगों ने कमेंट में दे दिए होंगे। अगर फ्यूचर में कोई मेरी ये वीडियो देखता है या फिर अभी भी देख रहे हो तो अभी भी जाके टाइम स्टैम्प लगा के 240 बेस्ट टाइम स्टैम्प लगा के आंसर दे देना, क्योंकि अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। नहीं लगेगा मर्डर के चार्जेस, नहीं लगेंगे मर्डर के चार्जेस। अब तुम पूछोगे कि भाई उन्होंने तुमको मार दिया और तुम बोल रहे हो कि मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे, ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ भाई, ऐसा कैसे। आपको ये तो याद होगा ना, पिछली वीडियो में मैंने बनाया था क्रिमिनल केस के लिए एक्शन प्लस इंटेंशन। एक्शन प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू ऑफेंस, ये बताया था। एक्शन उनका कैसा था? मेरे हाथ पैर तोड़ने का था, मेरे मारने का भले ही नहीं था, ठीक है, लेकिन वो घर में घुसना, ट्रेसपास और वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि क्राइम ही था, क्योंकि आप आके मेरे घर में मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एक्शन तो चलो उनका गलत था। क्या उनका इंटेंशन मुझे मारने का था? नहीं, उनका इंटेंशन मुझे मारने का नहीं था, उनका इंटेंशन मुझे छुपाने का था, मतलब मेरे हाथ पैर तोड़ने का था। उनका इंटेंशन मुझे मारने का नहीं था, उनका इंटेंशन मेरे हाथ पैर तोड़ने का था। अब उनको लगा कि मैं मर गया, तो उन्होंने छुपाने के लिए मुझे भले ही ज़मीन में गाड़ दिया, बट इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये मर्डर है, इसको हम ये कहेंगे कि मर्डर बाय मिस्टेक है। इसको हमारे लॉ में एक नाम दिया गया था, कल्पेबल होमोसाइड। अब कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है? कल्पेबल होमोसाइड मर्डर ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कहा जाता है हमारे सेक्शन 2304 में, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर यानी मर्डर ही होता है, ठीक है। और गलती से आपने किसी को मार दिया, गलती से कुछ हो गया और उसमें मर्डर हो गया, जैसे सेल्फ डिफेंस हो सकता है, या फिर आप किसी को मारने नहीं गए थे लेकिन आपको लगा कि वो बंदा मर गया, तो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगाया जाता है उस पर, ठीक है। तो अगर किसी पे मर्डर का चार्ज जब भी लगता है फ्यूचर में, तो उसके वकील यही कोशिश करते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही लगवाया जाए हर चीज़ में। अगर अमाउंटिंग टू मर्डर लग गया तो बहुत लंबे लेने के दिन लग जाते हैं, तो इसलिए लोग कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर प्रेफर करते हैं कि यही लगवा दो। तो
कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के केस में आएगा। इसको हम एग्जैक्ट मर्डर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इंटेंशन मिसिंग होती है मारने के लिए। ठीक है, वो मर गया बंदा लेकिन इंटेंशन मारने की मिसिंग थी। इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं उसको जाके मारूंगा ही, लेकिन मुझे लग गया वो मर गया गलती से बाहर, तो वो क्या हो गया, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन बाकी चार्जेस उसमें लगते हैं। देखो, जब क्रिमिनल केस होता है तो आपको क्या लगता है, सिर्फ मर्डर के चार्जेस लगते हैं? नहीं, आप किसी को बिना उसकी कंसेंट के टच करते हैं तो नॉन कंसेंशुअल टच का, फिर आप उसके ज़बरदस्ती आप उसके उसके घर में घुस जाएंगे तो ये ट्रेसपास का, फिर आप किसी के घर में किसी गलत टाइम पे घुसेंगे तो उसका, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं और तब जाके एक केस प्रिपेयर होता है। हर छोटे से छोटे चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिमिनल केसेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सिविल केस, कि भैया सिविल केस क्या होता है। सिविल, अच्छा, क्रिमिनल केस में मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ। क्रिमिनल केस आपने जब मुझसे पढ़ा होगा तो उसमें मैं एक चीज़ बहुत रिपीट कर रहा था कि क्रिमिनल केस सोसाइटी एट लार्ज के लिए होता है, सोसाइटी एट लार्ज पे इम्पैक्ट डालता है। बट सिविल केस हमेशा फाइट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हमेशा दो लोगों के बीच की आपस की लड़ाई होती है। इसमें ये नहीं होता है कि इनकी लड़ाई की वजह से कभी सोसाइटी एट लार्ज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है कि भाई मेरे माँ बाप ने तुझे ज़्यादा प्रॉपर्टी दी, तुझे दी, इसको नहीं दी, उसको दे दी, ऐसे कर दी वैसे कर दी, जो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, मैं फैमिली कंसल्टेशन भी करता हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकल के आती हैं कि कौन माँ बाप के साथ रहता था, कौन माँ बाप के साथ नहीं रहता था। ये सारी चीज़ें जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है आपस में, वो दो इंडिविजुअल्स की फ़ाइट है, वो एक फैमिली की आपस की लड़ाई है। तो फैमिलीज़ की जब आपस की जो लड़ाई होती है वो सोसाइटी एट लार्ज पे फ़र्क नहीं डालती है कभी भी। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी बच्चे को बोला कि स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास, खड़े हो जाओ और क्लास के बाहर भाग जाओ। तो मुझे ये बताओ कि ये चीज़ से सोसाइटी एट लार्ज को क्या फ़र्क पड़ गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई बच्चा कुछ बोलेगा भी नहीं कि आपने उस बच्चे को क्यों बाहर निकाल दिया, क्योंकि भाई हमको क्या, सानू की हमें क्या लेना देना, भाई टीचर है वो जानता है क्या करना है उसको। लेकिन अब किसी बच्चे का मैंने मार के सर फोड़ दिया, तब पुलिस प्रशासन तंत्र मंत्र सब इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी एट लार्ज पे बात आ गई। क्योंकि मैं अभी एक किसी को मार रहा हूँ तो मैं दूसरे किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को हार्म कर सकता हूँ, लेकिन किसी को बाहर निकालने पे कोई हार्म नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया सिविल केस। यहाँ पे मेन एम होता है हमारा कंपनसेशन, कंपनसेशन नॉट जेल। ठीक है, इसमें क्या होता है सिविल केस में, हमारे सिविल केस में जनरली एम होता है हमारा कि हम कंपनसेशन दिला दें। कंपनसेशन यानी कोई नुकसान हो गया मेरी वजह से जाने अनजाने में आपको, और अब मैं आपको जेल नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई आप मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी गाड़ी कहीं लेके जा रहा हूँ, पार्किंग में मैंने रखी है, और कोई पार्किंग में बंदा किसी को गाड़ी चलाने नहीं आई और पार्किंग में ही आके उसने मेरी गाड़ी ठोक दी और मैंने उसको पकड़ लिया, तो मैं उससे ये नहीं बोलूँगा कि भैया मुझे आपको जेल नहीं भेजना है, बस आपने जो मेरी गाड़ी ठोकी है इसका पैसा आप मुझको दे दीजिए, आप बस इसका पैसा मुझको दे दीजिए, मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपनसेशन। हस्बैंड वाइफ में जो केसेस होते हैं उसमें क्या दिलाया जाता है, कंपनसेशन। कोई खाना आपने कोई ऑर्डर किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई स्विगी से, जोमेटो से, या फिर किसी कंपनी से आपको मिल गया। मैं एक एग्जांपल आपको इसका देता हूँ। एक रेडबुल कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें हम कहते थे रेडबुल गिव्स यू विंग, एक ये आया करती थी कंपनी। तो एक बंदे ने केस किया था सिविल में ही कि मैंने तो रेडबुल पी और इसमें तो विंग आती ही नहीं है, और इन्होंने तो बोला था विंग आती है, और केस कर दिया उस बंदे ने, और उस बंदे ने केस जीत भी लिया। उसको इतना मोटा कंपनसेशन मिला था ना, ये वाला, इतना ज़्यादा पैसा उसको मिला था कि वो बहुत आराम से खा रहा था। तो भैया मनाओ कि तुम्हारे साथ कभी ऐसी नौबत आई कि तुम कंपनसेशन मांगने के लिए कोर्ट में जाओ, क्योंकि बहुत मोटा कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, तो ये कंपनसेशन होता है कि हमसे कोई गलती हो गई, या हम आपसे अब सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ कंपनसेट कर रहे हैं ताकि आप अब शांत हो जाएं।
कंपनसेशन इसमें एम होता है। इसमें आप किसी को जेल नहीं भेज सकते, ठीक है। इंडिविजुअल्स की लड़ाई में आप जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि बात समझो, देखो क्रिमिनल तो ऐसे केस होते हैं कि सोसाइटी एट लार्ज का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे ग्रेप केसेस की इन्वॉल्वमेंट में काम आता है ये, मर्डर केसेस की इन्वॉल्वमेंट में। जब तक सोसाइटी एट लार्ज में जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक क्रिमिनल केसेस में कोई वो बदलाव नहीं लाया जा सकता। बट सिविल केसेस में ऐसा नहीं है। सिविल केसेस ऐसी लड़ाई हैं जहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज को नहीं पर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा फर्क पड़ता है, इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। सोसाइटी के जो ये केसेस होते हैं ये अंदर की बातें होती हैं। क्रिमिनल केस होते हैं, ऐसे केस होते हैं जहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन सिविल के जो मैटर्स होते हैं वो ऐसे भी मैटर्स नहीं होते हैं कि आप उनको ये बोलोगे इसने जो सिविल का रॉन्ग कमिट किया है, जो रॉन्ग होता है ना, गलत, जिस बंदे ने सिविल रॉन्ग कमिट किया है आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि इस बंदे को जेल ही भेज दो, और ये भी नहीं बोल सकते कि इसको छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं दूं, छोड़ो क्यों देना, क्या पता कल को उनके साथ काम करने की नौबत ही आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं चल दे ही देता हूँ, जैसे ए आर रहमान है। ए आर रहमान की एक फिल्म आई थी पोनियन सेल्वन, ठीक है, मणि रत्नम के साथ। उसमें उन्होंने कोई गाना था वो किसी पता नहीं किसी आर्टिस्ट का ए आर रहमान ने कॉपी कर लिया था, ठीक है। मत तो वो जो आर्टिस्ट है वो चला गया वहाँ दिल्ली कोर्ट में कंपनसेशन मांगने के लिए। तो ए आर रहमान ने उस आर्टिस्ट को 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए, यकीन करोगे 2 करोड़ रुपए एक गाना कॉपी करने की वजह से। ए आर रहमान का जहाँ तक सुनने में आता है वो एक फिल्म पे 10 करोड़ रुपए लेते हैं और एक गाने के लिए उनको 2 करोड़ रुपए देने पड़ गए। और उसमें यह भी था कि 16 दिन की जेल भी जानी पड़ेगी, बट ए आर रहमान को जेल नहीं भेजा गया ऑब्वियसली, क्योंकि वो ए आर रहमान है, तो उनको छोड़ दिया गया। तो ये कि यहाँ पे कंपनसेशन तो मिला, ठीक है, क्योंकि गलती हुई है। तो सिविल में आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि सोसाइटी एट लार्ज को फ़र्क पड़ रहा है। सिविल का जो रॉन्ग होता है आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि उस चीज़ के लिए बंदे को जेल भेज दो। गाना चोरी किया है, उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है ना इतना बड़ा कोई, ठीक है, गाना चुरा लिया, हम उसको बात कर लेंगे, बट इतना भी नहीं किया है कि अब उसको जेल ही भेज दो बंदे को। लेकिन इतना कोई छोटा क्राइम भी नहीं, कि छोटा बात भी नहीं है कि भैया इसको छोड़ ही दिया जाए। भाई किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराओगे तो भैया बात तो आएगी उस पर, ठीक है। तो ये क्या है, सिविल केस हो गया। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। आप अपने घर में सो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजाता है अपने घर के अंदर, ठीक है। अब वो बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक अपने घर के अंदर बजा रहा है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं। और जब आप उस बंदे को बोलने जाते हैं कि भाई तुम अपना ये म्यूज़िक मत बजाया करो क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ पाती इस चक्कर में, तो बोलता है कि अपने घर में बजा रहा हूँ, तेरे घर में थोड़ी बजा रहा हूँ। तो फिर आप रिप्लाई देते हैं कि भाई सुनाई तो मुझे दे रहा है, तो तुम बोलोगे कि अपने कान, वो बोलेगा अपने कान बंद कर ले। फिर ये बात कोर्ट में जाएगी। इसकी रेमेडी आप सिविल मांग सकते हैं कि मैं राइट टू एंजॉय माय प्रॉपर्टी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो कोर्ट उसको बोलेगी कि भैया अपना म्यूज़िक सुनना है अपने घर में सुन, जितना तेज़ सुनना है उतना तेज़ सुन, लेकिन पड़ोसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पड़ोसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है और करती भी है। बाहर के देशों में हमको ये केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पे कोर्ट के केसेस का बात ऐसा हो गया है, मतलब कोर्ट में हमारे वैसे ही इतने आत्मा चूसने के प्रोग्राम हो रखे होते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग कोर्ट जाना पसंद नहीं करते। लेकिन बाहर के देशों में जहाँ पे आबादी इतनी कम है वहाँ पे कोर्ट्स ढंग से काम करती हैं। हमारे यहाँ पे केसेस ऑलरेडी इतने पाइल्ड अप हैं कि ये सारे केसेस जो 2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं वो नहीं किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर वहाँ पर लोग लड़ाई करने लगते, लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इससे एक काउंटर क्वेश्चन लोगों के मन में निकलेगा कि हमारा पड़ोसी घर बनवा रहा है, वहाँ पे भी ड्रिल की आवाज़ आती है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती है, वहाँ पे धूल धक्कड़ भी उड़ती है, वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो क्या उसके लिए भी हम क्या सिविल में रेमेडी ले सकते हैं? नहीं, उसमें नहीं ले सकते। बोलेंगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप एक तरफ बता रहे हैं कि कोई तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजा रहा है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ फिर आप ये भी बता रहे हैं कि कोई अगर हमारा पड़ोसी है जो अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है और मैं कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे आवाज़ आ रही है और मैं सो नहीं पा रहा, क्यों?
इसलिए नहीं कर सकते, जैसे आपके राइट्स होते हैं वैसे उस बंदे के भी राइट टू प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उसको भी अपना घर बनाने का अधिकार है। ठीक है, कुछ चीज़ों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि भैया सोसाइटी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा कुछ कर रहा है तो आप हर चीज़ में कोर्ट में ही आ जाए, नहीं। चाहे म्यूज़िक बजाने वाली चीज़ है, ये आपकी राइट टू प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं करने दे रहा है, पर जो घर का कंस्ट्रक्शन का काम है वो ख़त्म हो जाएगा कुछ समय के बाद। शुरू में इनकन्वीनियंस होगी लेकिन बाद में वो बात ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली चीज़ में आप कंपनसेशन नहीं ले सकते कि कोई पड़ोस में आपका घर बनवा रहा है और आप उस चक्कर में पहुंच गए वहाँ पे कि ये अपना घर बनवा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, ये घर बनवा रहा है, धूल उड़ रही है, तो आप उससे बात कर दो, आप वहाँ पे आपस में सॉल्व कर लो। कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, कोर्ट आपको बोलेगा कि छोड़ दो, ठीक है। और आप ये केसेस लेके जाएंगे तो आप पे उल्टा फाइन भी लगा देगा कि भाई तुम क्यों आए हो ये सब मेरे साथ लेके, ठीक है। तो ये हो गया इसमें सिविल में। एक मिनट, इंटेंशन डजंट मैटर्स। ठीक है, सिविल के केसेस में इंटेंशन मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स इन द सिविल केसेस इज द इम्पैक्ट, कि आपका इम्पैक्ट कैसा था। सिविल केसेस में कभी भी इंटेंशन मैटर करती ही नहीं है, कि आपकी इंटेंशन जो भी रही हो मैटर नहीं करती है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, आपके गाड़ी की ब्रेक फेल है, आपको पता नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं। अब कोई बंदा आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है, वो ठुक जाता है, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते आप किसी बंदे को ठोक देते हैं और आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल था, ये बात आपको मालूम नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को मारने की, लेकिन वो आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल कोई ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस क्रिएट हो गया कि आप ना चाहते हुए भी आप उस बंदे को मार दिए। तो यहाँ पे आप पे क्रिमिनल चार्ज भले ही ना बने, बट सिविल में इसकी रेमेडी है। सिविल में आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, सिविल में आपको उस बंदे का खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। चाइना जैसे देशों में तो सुना है हमने कि लाइफ टाइम तक खर्चा उठाना पड़ जाता है, तो लोग अगर किसी बंदे को ठोकते हैं तो उसको मार ही देते हैं। सुनने में आता था ये केसेस, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, मैं तो कभी चाइना गया नहीं तो मुझे मालूम नहीं भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटेंशन डजंट मैटर, कंपनसेशन देना पड़ेगा। आपको जेल कोई नहीं भेजेगा, कभी भी सिविल का रॉन्ग आप कमिट करेंगे तो आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, लेकिन आपको कंपनसेशन तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए? अब समझ गए हो तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और अब इसका आंसर आपको मुझे देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप मुझे आंसर करेंगे। सुनो, कोई बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है, इमेजिन करो, ठीक है। कोई बंदा है जो वहाँ पे फुल रिस्की कोई बंदा है जो फुल स्पीड में उस कंजेस्टेड, जैसे मंडी टाइप के एरिया नहीं होते हैं, वहाँ पे फुल स्पीड में बाइक चला रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है, एक बंदे को ठोक देता है अपनी बाइक से, और उसका वो जो पूरी रोड होती है वो पूरी लहूलुहान हो जाती है, खून खून हो जाता है उस पूरे एरिया में, ठीक है। और कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है वहाँ पे जो खड़ी होती है, और वो जब उस खून को देखती है जो वहाँ पे एक्सीडेंट के द्वारा हुआ होता है, तो उसका जो पेट ऐसे निकला होता है वो अपने बच्चे के ऊपर ही ऐसे होकर गिर जाती है और उसका जो बच्चा होता है वो मर जाता है पेट के अंदर ही। तो अब क्या ये लेडी उस बाइक राइडर से कंपनसेशन मांग सकती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो बाइक राइडर इस लेडी को कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा? ये दूसरा क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, ठीक है। मान लो कोई बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है, जैसे हमारे भारत के सारे इलाके होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रेफरेबल होता है कि आप 30-40 की स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं, लेकिन कोई बंदा है जो 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब वो 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो उसने किसी बंदे को ठोक दिया, किसी बंदे का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। और अब उसने जब किसी बंदे का एक्सीडेंट कर दिया तो उस बंदे को, जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसका पूरा खून पूरा रोड पे फैल गया, ठीक है। और कोई प्रेग्नेंट वुमन थी जो कहीं से आ रही थी, ठीक है। और उसने जब वो, उसको पता नहीं है अभी कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसने बस देखा खून को,
और वो ऐसे पेट उसका यहाँ पर निकला हुआ था जैसे एक 8 महीने की लेडी का पेट निकला होता है, और उसको वो देख के इतना चक्कर आ गया, ऐसे बेहोश होने लग गई और ऐसे जाके वो अपने बच्चे के ऊपर गिर गई, मतलब जो उसके पेट में बच्चा था उसी के ऊपर जाके ऐसे गिर गई, और उसका जो बच्चा था वो पेट के अंदर मर गया। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो लेडी है उस बाइक राइडर से कंपनसेशन मांग सकती है अपने बच्चे का? दूसरा, क्या ये जो लेडी है, ये जो बाइक राइडर है, क्या ये लायबल होगा कि मुझे इस लेडी को कंपनसेट करना है कि नहीं करना है? चलो एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। तीसरा, क्या ये लेडी क्रिमिनल चार्जेस लगा सकती है उस बाइक राइडर पे कि नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। अब मुझे लगता है कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा, तो अब मैं एक एक करके इसका आंसर बताता हूँ। हाँ, वो लेडी कंपनसेशन मांग सकती है उस बाइक राइडर से। क्यों मांग सकती है? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो इंटेंशन मैटर करती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब उस बंदे ने एक्सीडेंट किया तो उस बंदे को भी ऑलरेडी वैसे ये बात मालूम है अभी कि यहाँ पर जो ऐसे इलाके होते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ बाइक नहीं चलाई जाती, फिर भी उसने हॉन्क दी और बाइक चला दी और किसी को लग गई और वो बंदा ठुक गया, वहाँ पे खून खून हो गया। उसकी इस हरकत की वजह से एक इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ कि कोई लेडी थी, उसने ये खून वाली चीज़ देखी, वो बेहोश हो गई और वो उसका बच्चा मर गया। तो मेन लायबल कौन है यहाँ पे? हमारा बाइक राइडर ही लायबल है। तो बाइक राइडर को कंपनसेट करना पड़ेगा उसको कि मेरी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल कर सकती है। बाइक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो चाहे तो बाइक राइडर से जाके कंपनसेशन मांग सकती है, और वो जो बाइक राइडर है अगर वो कंपनसेशन लेडी मांगने आएगी तो उसको वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, क्या वो लेडी इस बाइक राइडर पे क्रिमिनल चार्जेस लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। आप पूछेंगे कि भाई उसका बच्चा मर गया तो वो क्रिमिनल चार्जेस क्यों ना लगाए? भाई, जो राइट्स होते हैं ना वो पैदा हुए लोगों के हैं। जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारी राइट्स जो हमको प्रोवाइड कराता है, ये सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं, लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए हैं। अभी जो पेट में बच्चा है उसको नॉन लिविंग ही ट्रीट किया जाता है, उसके राइट्स अभी तक डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो जो राइट है उस बच्चे की माँ के राइट्स हैं, उस बच्चे का अभी इस देश में कोई राइट नहीं है क्योंकि वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और जब तक वो पैदा नहीं होता उसके पास ये राइट्स नहीं हैं, उसके पास कोई राइट नहीं है। तो लेडी, वो जो औरत है जिसका बच्चा मर गया उस बाइक का खून देखने की वजह से, वो लेडी कंपनसेशन मांग सकती है, लेकिन वो जो लेडी है उस बाइक राइडर पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकती, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि वो बाइक राइडर ने जिस बंदे को ठोका था वो क्या कर सकता है? वो क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि बाइक राइडर को यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि भाई जहाँ पर ऐसे इलाके, भैया यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ होता है कि यहाँ पे ऐसी ही नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर तुम क्या कहते हैं, अगर तुम बाइक चला रहे हो ऐसे इलाकों में जहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे भीड़ भड़ाका है, तो वहाँ पे नॉर्मली स्पीड में चलाओगे, लेकिन फिर भी तुमको खतरों के खिलाड़ी बनना है और तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो डेंजरस जोन होते हैं वहाँ पर तुम बाइक चलाओगे तो तुम्हारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बंदा बाइक चलाता है, हौंकता है, घुमाता है और उसका कम भुगतान यहाँ पे वो करता है। तो वो आदमी चाहे तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकता है, उस पर सिविल के चार्जेस भी लगा सकता है। देखो हमारे कानून में इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है कि अगर आप क्रिमिनल के चार्जेस ले रहे हैं तो आप सिविल के चार्जेस नहीं ले सकते। आप दोनों तरफ से फ़ायदा ले सकते हैं। कोई जितने कानून आपको आपके पक्ष में मिल सकते हैं आप उतने कानूनों का पक्ष लेके उतने कानूनों का यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। क्रिमिनल केसेस में भी आप सिविल की रेमेडी ले सकते हैं, और सिविल केस भी अगर क्रिमिनल में जा रहा है तो आप उसकी भी रेमेडी ले सकते हैं। समझ रहे हैं? जिसके एक एग्जांपल देता हूँ, चेक बाउंस का केस। तो चेक बाउंस नहीं हो जाता है कि मैंने तुम्हें चेक फाड़ के दिया, बैंक में गए, बाउंस हो गया। वो वैसे क्रिमिनल केस होता है कि भैया बंदे को जेल भेजना है, लेकिन आपको कंपनसेशन भी मिलेगा उसका कि आप कोर्ट में आए, आपने लीगल नोटिस भेजी, फिर आपने 15 दिन वेट किया, उसका जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पता नहीं इसकी बेयर एक्ट मेरे पास होगी, अभी यहाँ रखी है कि नहीं, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब का कंपनसेशन आपको मिलेगा। क्रिमिनल केस में आपको क्रिमिनल की भी रेमेडी मिलती है और सिविल की भी रेमेडी मिलती है। सिर्फ एक की रेमेडी नहीं मिलेगी, दोनों की रेमेडी मिल जाती है,
ठीक है। तो हमारा कानून इस तरह से डिज़ाइन है कि जितने कानून के पक्ष आप मिल सके, जो कानून आपके फेवर में होगा उस कानून का फ़ायदा आपको दिया जाएगा, और जो कानून का नुकसान आपको होगा वो नुकसान आपसे हटाया जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। निर्भया रेप केस, उसमें जो सबसे छोटा लड़का था 16 साल का, कोई फैज़ान नाम था उसका, ठीक है, तो पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो 16 साल का था उस टाइम पे, और उस टाइम से 18 साल से पहले आप किसी आदमी को सज़ा नहीं दे सकते थे। तो क्या हुआ, उसमें उस 16 साल के बच्चे को छोड़ दिया गया क्योंकि वो 16 साल का था। कानून ने उसको उसके राइट्स प्रोवाइड करा दिए, कानून ने उसको उसके राइट्स प्रोवाइड कराए। कानून ने उसको कहा कि भाई तुम अभी लीगली लायबल नहीं हो सज़ा पाने के लिए, तुम अभी लीगली लायबल नहीं हो फांसी पे चढ़ने के लिए, तो हम तुमको छोड़ देते हैं, तुम बाल सुधार केंद्र में जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। और शायद वो वहाँ से भी छूट चुका है आज के टाइम में, ठीक है, उस बात को हुए भी बहुत साल हो चुके हैं। तो ये क्या है, उसके बाद से फिर हमारे कानून में चेंज आया कि 16 साल तक की उम्र को बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है उसके कांड के मुकाबले। तो ये क्या हुआ, अंतर आया चीज़ों में, अंतर आया कि आपको जो राइट्स आपके फेवर में होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन जो राइट्स आपके नुकसान में होंगे वो राइट्स आपसे छीन लिए जाएंगे, ठीक है। और जैसे हम क्रिमिनल केस में बोलते हैं प्रोसिक्यूट किया हमने किसी को, ठीक है, प्रोसिक्यूट किया, यहाँ पे बोला जाता है ना कि हम आई विल प्रोसिक्यूट यू। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम तुम पे कोर्ट केस करेंगे, तो उसको कोर्ट केस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि आई विल प्रोसिक्यूट यू। सिविल के केस में बोलते हैं आई विल स्यू यू, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इस बड़ी कंपनी ने दूसरी बड़ी कंपनी को सू किया, यही है वो सिविल की केस होते हैं, मतलब ये है। तो क्रिमिनल केस में आप प्रोसिक्यूट करते हैं किसी को, और सिविल के केस में आप स्यू करते हैं किसी को, ठीक है। तो यही अंतर होता है। और इसके अलावा ये भी जान लो कि क्रिमिनल केस और सिविल केस लिखा कैसे जाता है। क्रिमिनल केस ऐसे लिखा जाता है, यश पांडे एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आदर्श पांडे, ठीक है, यह ऐसे लिखा जाता है। यश पांडे कौन है, विक्टिम है, ठीक है। ये क्या है, आदर्श पांडे क्या है, हमारा अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड यानी जिस पे केस होता है। यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होता है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिफ कौन, जिसने केस किया है, और डिफेंडेंट कौन, जिस पे केस हुआ है, ठीक है। प्लेंटिफ कौन, जिस पे केस हुआ है, जिसने केस किया है, और डिफेंडेंट कौन, जिस पे केस हुआ है, ठीक है। ये होता है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अक्यूज्ड पे, कि मैंने ये काम नहीं किया है, मैं जानता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे किस पे होता है, अपना क्या कहते हैं उसको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, देखो यहाँ पे जो हमारी स्टेट ऑफ यूपी है, इनका काम है जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो केस को साबित करेंगे कि यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है। प्रोसिक्यूशन विक्टिम के साथ होती है हमेशा, तो विक्टिम का केस प्रोसिक्यूशन साबित करेगी कि यहाँ पे कौन गलत है और कौन सही है, और यहाँ पे हमारा प्लेंटिफ बताएगा कि डिफेंडेंट ने क्या क्या गलती की है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी, यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कौन केस कर रहा है, किस पे केस कर रहा है, किस पे केस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा ये होता है, जो सिविल केस होता है, इसमें प्लेंटिफ को करना होता है बर्डन ऑफ प्रूफ,
सिर्फ प्लेंटिफ पे होता है। प्लेंटिफ पे क्यों होता है? प्लेंटिफ पे इसलिए होता है क्योंकि प्लेंटिफ ही है वो बंदा जो कोर्ट में केस को लेके गया है। प्लेंटिफ ही है जो डिफेंडेंट को कोर्ट में घुसा रहा है कि भैया तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से चेक बाउंस हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने लीगल नोटिस भेजा, तुमसे मैंने बात की, तुमसे ऐसा किया वैसे किया। प्लेंटिफ अपने सारे सबूत दिखाएगा, फिर डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, फिर डिफेंडेंट को बताया जाएगा कि भैया डिफेंडेंट को क्या कहना है। फिर जब डिफेंडेंट अपनी बात कह देगा उसके बाद फिर केस का फैसला आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे किस पे प्रूफ होता है? प्लेंटिफ पे प्रूफ होता है। प्लेंटिफ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि कौन केस को साबित करेगा और किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। तो क्रिमिनल केस में किसको साबित करना होता है? प्रोसिक्यूशन को साबित करना रहता है। जो हमारी स्टेट की पुलिस होती है उनको केस साबित करना होता है, उनको बताना होता है कि मैं यहाँ पर नहीं था। और अक्यूज्ड को भी साबित करना पड़ जाता है कई बार कि मैं यहाँ पर नहीं था, मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो क्रिमिनल में होता है प्लेंटिफ, क्रिमिनल में होता है प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड को होता है अपने अपने साइड को साबित करना होता है। और सिविल में प्लेंटिफ को साबित करना पड़ता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं यहाँ पे मेरा केस इतना स्ट्रांग क्यों है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई। अब इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं अभी मेरे दिमाग में, तो देखो अगर आ रहे हैं मेरे दिमाग में तो मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, क्योंकि इतना ही है बस हमारा आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। देखो एक टर्म मैंने आपको कल नहीं बताई थी क्रिमिनल में। ठीक है, क्रिमिनल में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, एक टर्म होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरकारी वकील। ठीक है, थोड़ी मेरी देवनागरी लिपि बर्बाद है भाई, थोड़ा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, सरकारी वकील है। सरकारी वकील जिसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पापा सरकारी वकील है। ये सरकारी वकील क्या होता है? तो सरकारी वकील होता है, ये हमारा गवर्नमेंट लॉयर होता है, ये हमारी स्टेट ऑफ यूपी को यानी हमारी पुलिस को रिप्रेजेंट्स इन कोर्ट। ठीक है, REPT इन कोर्ट। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हमने बहुत बार मूवीज़ में देखा है कि पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, लेकिन जो पुलिस का लॉयर होता है उसकी स्टेटमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल होती है। इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट इन कोर्ट। ये जो सरकारी वकील होता है इसको हम APO कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी एक आता है सरकारी एग्ज़ाम में, इसके भी एग्ज़ाम होते हैं। जब आप लॉ पास करेंगे तो आप इसका भी पेपर दे सकते हैं और 60-70 हज़ार रुपये बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, आप मुझसे पढ़ते रहोगे तो APO भी बहुत आराम से तुम्हारा निकल जाएगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट तुम्हारे APO के कवर करा दूंगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत सारे, मैं तो अभी इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि लॉ में कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारा कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये हो गया तुम्हारा क्रिमिनल केस और सिविल केस में अंतर। इसके अलावा तुम्हें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है। एक होता है CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक होता है CPC सिविल प्रोसीजर कोड। ये दोनों CRPC का काम क्या होता है कि वो बताता है एक केस जो क्रिमिनल केस है वो नीचे से ऊपर जाएगा कैसे। पहले क्या होगा? पहले कांड होगा, कांड होने के बाद फाइलिंग होगी, फाइलिंग होने के बाद कोर्ट जाके पुलिस जाके वेरीफाई करेगी, उसके बाद फिर पुलिस जाके कोर्ट में पहुंचेगी, फिर कोर्ट में साबित होगा, फिर मुकदमे होंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ये पूरा एक प्रोसीजर है जो चलता है। फिर CPC में होगा कि एक नोटिस भेजोगे, 15 दिन वेट करोगे, फिर 15 दिन वेट करने के बाद 30 दिन और, फिर 15 दिन और, फिर 45 दिन और, फिर ये वो, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट बुलाएगी, फिर सुनेगी। ये सब पूरा प्रोसीजर होता है कि ये काम कैसे होता है, किस लिए होता है और कौन सा केस कैसे बनेगा और कैसे अपने अंजाम तक पहुँचेगा। ये इन प्रोसीजर्स का काम होता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा अब मुझे नहीं लगता आपको जानने की कुछ और ज़रूरत है। ये बेस्ट है, आपको क्रिमिनल और सिविल में अंतर समझ आ जाएगा। कि मैं चाहता हूँ एक सिनॉप्सिस में बताऊँ। ठीक है, ये लास्ट होगा। ये क्या है? एक सिनॉप्सिस है, क्रिमिनल सिविल। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा सिनॉप्सिस बता दूँ इस पर, ताकि इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट ना हो। ठीक है, एक्शन प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे इंटेंशन डजेंट मैटर। यहाँ पे क्रिमिनल केस में आप कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कांट कॉम्प्रोमाइज बाय
मनी कैन कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे आप बाहर जाके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, माउंटेन ड्यू एक थी, तो माउंटेन ड्यू में एक बंदे ने क्या किया था कि माउंटेन ड्यू को एक जगह रखा, उसके अंदर चूहा डाल दिया, और बाद में आके देखा कि माउंटेन ड्यू के अंदर चूहा गल गया था। ये आया था केस पहले माउंटेन ड्यू पे। तो जब माउंटेन ड्यू पे आया तो माउंटेन ड्यू पे उस बंदे ने कितना बहुत मोटा सूट फाइल किया था, मतलब सिविल केस फाइल किया था, ठीक है। तो माउंटेन ड्यू ने वो केस बाहर ही सॉल्व करा दिया। बोलते कि कोर्ट में क्यों जा रहा है, ऐसे पैसे ले लेना, तू पैसे ही चाहिए ना, तुझे ले ले, छोड़ दिया। तो सिविल केस में आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सोसाइटी एट लार्ज इज इम्पैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमेशा सोसाइटी एट लार्ज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी एक इंसान का मर्डर होगा, डर पूरे सोसाइटी में फैलेगा, ठीक है। किसी एक लड़की के साथ कुछ गलत काम होगा, सारी लड़कियों में डर फैलेगा, ठीक है। किसी एक लड़की पे कुछ कॉन्डेसेंडिंग कमेंट किए जाएंगे, सारी सोसाइटी में सारी लड़कियों को बोला जाएगा कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम इस टाइम पे बाहर मत निकलो। सोसाइटी एट लार्ज पे फ़र्क पड़ जाएगा अगर सिविल क्रिमिनल में होगा मामला, ठीक है। सिविल में इंडिविजुअल्स विल फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। आपके माँ बाप ने आपको प्रॉपर्टी नहीं दी, इसमें सोसाइटी एट लार्ज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत दे, मत जा, मत कर, मत कमा, छोड़ दे। यहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज को फ़र्क पड़ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, ये तीनों से ये क्रिमिनल लॉ हमारा गवर्न होता है। ये सिर्फ गवर्न होता है सीपीसी से, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न होता है हमारा, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है? अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन पे। अक्यूज्ड को भी साबित करना पड़ता है कि मैं नहीं था वहाँ पे। जैसे कई बार सुना नहीं है हमने कि बीवी ने तो इल्ज़ाम लगा दिया पति पे कि ये मुझ पर घरेलू हिंसा करते हैं। आप पति को साबित करना है कि भाई मैंने इस पर घरेलू हिंसा नहीं की है, ठीक है। बीवी को कुछ नहीं साबित करना, बीवी ने जो बोल दिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेंटिफ को साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे कोर्ट में क्यों आया हूँ और मेरी क्या मजबूरी हो गई थी कि मुझे कोर्ट में आना पड़ा। वो दिखाएगा कि मैंने इसको इतने सारे नोटिस भेजे, इसने सारे नोटिस मेरे इग्नोर कर दिए। तो जब भैया तुमने मेरे सारे नोटिस इग्नोर कर दिए तो अब बात होगी आर या पार की, ठीक है। ये होता है यहाँ पे हमारा सिविल केस। यहाँ पे हमारा मेन एम होता है जेल भेजना, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन एम होता है कंपनसेशन दिलाना, ठीक है। यहाँ ठीक है, और कोई यहाँ पर अब दिक्कत हमें नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि सिविल और क्रिमिनल में अब आपको और कुछ जानने की भी ज़रूरत है भी। इससे बेस्ट वीडियो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं इस दुनिया में मिलने वाली है, ठीक है। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। मे भी थोड़ा बहुत मेरी ज़बान लड़खड़ा जाए या पता चला मैं गलती से प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट की जगह प्रोसिक्यूशन कुछ निकल जाता है मेरे मुंह से, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्साइटमेंट में हो सकता है मुझसे गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं फिर आगे जाके इस चीज़ को सॉल्व भी कर दूँगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर गलती से, जैसे अभी मेरे मुँह से निकल गया था कि मैंने डिफेंडेंट को साबित करना पड़ता है, तो मैंने वो वीडियो काटी, अब फिर दोबारा से बना रहा हूँ कि प्लेंटिफ को साबित करना पड़ता है। ये निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रो कर लो, थोड़ा सा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि क्रिमिनल और सिविल में कोई और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा। और भैया कृपा करके मेरे 50 सब्सक्राइबर करा दो, क्योंकि मुझे अब लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। मैं दिन भर अपने फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं भर सकता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग करके डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुँच जाए, ठीक है, मेरा काम ख़त्म हो। मुझे नहीं लगता और कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना समय दिया और आपने मेरी वीडियो देखी। और मैं ऐसे वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा, मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल सिविल में मेरे मन में कोई डाउट नहीं आ रहा जो मैं किसी से पूछूं कि और बच्चों के क्या क्या डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन को लेके, और बस और कुछ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलो अब है ना तो एक पूछ ही लेते हैं, चलो। अच्छा ये बताओ कि कोई बंदा, जैसे हम बोलते हैं ना कि गाय चोरी हो गई, अच्छा ये बताओ कोई बंदा तबेले में अपनी गाय को बांधा हुआ है, ठीक है। उसने गाय खोली और गाय खोल के बस 2 कदम चला था कि जब तक मालिक आ गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा गाय को चोरी करके लेके जा रहा था कि नहीं लेके जा रहा था?
ये सवाल अब आप मुझको बताओ कि कैसे आप डिफाइन करेंगे कि गाय कोई चोरी करके लेके जा रहा था कि नहीं लेके जा रहा था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं ये आंसर आपको करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। तब तक मैं चलता हूँ। मैं यश पांडे, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।